नमस्कार जी, मैं नमस्कार। यश यादव वाई एंड वाई सीरीज से। तो आज हमारे साथ हैं महेंद्र सिंह यादव जी। सर, आपका जीवन परिचय और आपका राजनीतिक सफर के बारे में आप क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए यश भाई, मैं ग्रामीण परिवेश में पैदा हुआ हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में जन्म लिया, ग्रामीण क्षेत्र में पला बढ़ा हूँ। और मेरे बुजुर्ग भी बिल्कुल एकदम किसान थे। मेरे दादाजी हुआ करते थे श्री प्रभुजार नंबरदार जी, जो किसान थे। किसान के साथ साथ में वो एक गांव के नंबरदार थे और इलाके के न्याय पंच रहे। और उनके मेरे पिताजी और दो भाई थे। मेरे पिताजी बड़े थे श्री जर्मन सिंह यादव जी। तो मेरे पिताजी तो अध्यापक थे और मेरे दादाजी थे वो बिल्कुल किसान थे। जी। और पिताजी और दादाजी के द्वारा दिए गए संस्कारों के आधार पर हमें आज इस मुकाम तक पहुंचने का अवसर मिला। मेरे जो दादाजी थे वो बड़े कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे। किसान जरूर थे, लेकिन क्षेत्र के अंदर न्याय व्यवस्था में बड़ा विश्वास रखते थे। लोगों के झगड़े फिसाद थे वो मिटाने का काम करते थे। उसके बाद में मेरे पिताजी थे। मेरे पिताजी अध्यापक थे। उन्होंने भी समाज सेवा का काम किया। अध्यापक रहे। अध्यापक के रूप में शिक्षा का प्रचार प्रसार भी किया उन्होंने। उसके साथ साथ मेरे दादाजी थे वो एक बहुत ही कुशल वैद्य थे। इलाके के अंदर उन्होंने चिकित्सा सेवाएं दी, खूब फ्री निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं दी। जी जी। उनके जाने के बाद में मेरे पिताजी हैं, उन्होंने निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं दी। उनके पदचिन्हों पर चले, शिक्षा जगत में काम किया और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में काम किया। उसके बाद में उनके हम 7 पुत्र और 1 बेटी पिताजी के हम हुए। तो बड़ा मैं हूं। मैं बड़ा होने के नाते मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए मैंने मेरे भाइयों को सबको पढ़ाया लिखाया, सबको कामयाब किया और सबको अपने पैरों पर खड़ा किया। उसके बाद में मेरा मन था राजनीतिक क्षेत्र में कुछ काम करने का। जी। हालांकि मेरी शिक्षा दीक्षा भी ग्रामीण क्षेत्र में हुई। मैं बीए पढ़ा हुआ हूं, हाँ जी। लेकिन मेरे मन में एक टीस थी कि क्यों ना क्षेत्र के अंदर व्याप्त बुराइयों के खिलाफ और समाज के अंदर जो असामाजिक तत्वों का जो आजकल प्रवेश हो रहा है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का मन था मेरा। और उस मकसद के आधार पर मुझे राजनीति में आना पड़ा। मैंने अपना पूरा जीवन अब तक का है वो बिल्कुल स्वच्छ तरीके से और राजनीति को अपना पेशा न समझकर एक सेवा का माध्यम समझकर मैंने राजनीति में अपना काम शुरू किया सन 2000 में। सन 2000 में मैंने जिला परिषद का पहला चुनाव लड़ा और निर्दलीय चुनाव लड़ा, 4 नंबर वार्ड से लड़ा और बड़े बड़े नेताओं के विरोध के बावजूद मैं चुनाव जीता। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए मैं निर्दलीय था, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना मत देकर जिला प्रमुख बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद में सन 2005 में मैं फिर दूसरा चुनाव लड़ा जिला परिषद के वार्ड नंबर 5 से। फिर मैं विजयी हुआ और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान किया। इसी तरह से मैंने फिर तीसरा वार्ड जिला परिषद के वार्ड नंबर 3 से तीसरा चुनाव लड़ा, उसमें भी अच्छे मतों से मैं विजयी हुआ। फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, सच्चा सेवक हूं और आज तक मैंने पार्टी के विरोध में कोई काम नहीं किया है। और बड़े बड़े जो नेता हैं जिन्होंने अपने निरंकुशता के आधार पर और अपनी तानाशाही के आधार पर हमें मारने का प्रयास भी किया, राजनीति में हमें फेल करने का प्रयास किया, लेकिन अपनी ताकत, ईमानदारी और अपनी निष्ठा के साथ में आगे बढ़ने का अवसर मिला। विधानसभा का टिकट मेरा 2003 में भी फाइनल हो गया था भैरोड से, लेकिन एक तानाशाही नेता की वजह से जो परिवारवाद में आकंठ भ्रष्टाचार में परिवारवाद में डूबा हुआ था, उस व्यक्ति के कारण मुझे असफलता का मुंह देखना पड़ा। मुझे मेरा टिकट कट गया। 2018 में भी मेरा भारतीय जनता पार्टी से टिकट फाइनल हो गया था, लेकिन फिर भी मैं निरंकुश व्यक्ति का शिकार हुआ। इस तरीके से मेरे राजनीतिक जीवन में कुछ अड़चने आई, लेकिन मैंने अपने जीवन में हार नहीं मानी है और ना हार मानने वाला हूं। मैं बिल्कुल ईमानदारी से पार्टी की निष्ठापूर्वक सेवा कर रहा हूं और पार्टी के बताए हुए मार्ग पर चल रहा हूं। अपने प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के बताए हुए मार्ग पर चल रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। अब मैं फिर भारतीय जनता पार्टी से अपनी टिकट की दावेदारी कर रहा हूं। ये पार्टी नेतृत्व पर डिपेंड करेगा, टिकट देता है या नहीं देता। निश्चित रूप से पार्टी अगर टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। और राजनीति में मेरा आने का मकसद क्या है?
कि हमारे क्षेत्र के अंदर अब जो गुंडागर्दी फैल रही है, जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, जो तानाशाही फैल रही है, जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार चल रहा है, उसके खिलाफ मेरा लड़ाई लड़ने का मकसद है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं पद लोलुपता हो मेरे अंदर या पद पाने की लालसा हो, उसके कारण यही हो, ऐसा नहीं है। मेरा उद्देश्य है इस क्षेत्र के अंदर अमन चैन और शांति हो, और मैं अपने बुजुर्गों के पदचिन्हों पर चलकर मैं ईमानदारी से सेवा करना चाहता हूं। मेरे दादाजी और पिताजी के अंदर भी सेवा का भाव था, और उन्हें अपने अंतिम समय तक जीते जी उन्होंने समाज सेवा की है। तो मैं उनके पदचिन्हों पर चलकर, मेरा मूल उद्देश्य है क्षेत्र के अंदर अमन चैन शांति स्थापित करना, और मेरे क्षेत्र के अंदर जिस तरह से नौजवानों को भटकाकर उनको गलत रास्ते पर चलाया जा रहा है, उन नौजवानों को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करूंगा, उनसे हाथ पैर जोड़कर उनको सही मार्ग पर चलाने का प्रयास करूंगा। और मेरा मूल उद्देश्य है पूरे क्षेत्र के अंदर शांति हो, शांति की स्थापना हो, किसान और गरीब मजदूर की सब समस्याओं का हल करने का प्रयास हो, और इसके साथ साथ में नौजवानों को रोजगार के अवसर मिले। नौजवानों को गलत रास्ते में भटका करके ना, और अपना राजनीतिक औजार बनाकर उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, मैं उनको उस चंगुल से छुड़ाने का प्रयास करूंगा, और क्षेत्र के अंदर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो इस तरह के गलत लोगों के चंगुल से निकलकर और क्षेत्र हित में कार्य करें। और मेरा एक ही वो है कि नौजवानों को रोजगार मिले, रोजगारों का उज्जवल भविष्य हो, उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं संघर्ष करूंगा। ये मेरा मतलब राजनीति में आने का उद्देश्य है। और राजनीति आज मतलब स्वार्थी लोगों की राजनीति हो गई है। लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, पैसा लूटने का काम है, और जनता से धोखेबाजी चीटिंगबाजी करने का ये काम रह गया आजकल। तो मेरा उद्देश्य तो यही है कि मैं इन गलत जो समाज के अंदर जो गलत परिपाटियां चल रही है, इनको दूर करने का प्रयास करूंगा। और राजनीति मेरा कोई पेशा नहीं है, राजनीति मेरा सेवा का माध्यम है। अगर अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से सेवा करूंगा, और क्षेत्र के हितों के लिए सदैव संघर्ष करता रहूंगा। इन्हीं कामनाओं के साथ ये मेरा परिचय। हर बिजनेस में आप टॉप पे रहे हैं। हाँ। तो आप अपने बिजनेस को कैसे डिफाइन करें? देखिए, मैं बिजनेस के बारे में आपको पहले भी बताना चाहता था, लेकिन मैं सच बताऊं आपको, मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में घुस गया। पहले मैं व्यापार के अंदर आया था सन 1985 के अंदर, कपड़े का व्यवसाय शुरू किया था मैंने। जी जी। और भगवान की कृपा समझो और बहरोड की जनता का सहयोग समझो, मैं हमेशा कपड़े के काम में मैं हमेशा टॉप रहा हूं। 1985 से जब मैंने काम किया तो मेरा काम जबरदस्त काम था, बहुत अच्छा व्यापार था, पूरी ईमानदारी और बिल्कुल एकदम पारदर्शिता के साथ में मैंने अपना बिजनेस किया है। मैंने कभी किसी से कोई चीटिंग नहीं करी, लूट खसोट नहीं करी, कोई धोखेबाजी नहीं करी, बिल्कुल साफ सुथरा पारदर्शिता के आधार पर मैंने धंधा किया था। उसके बाद में 2012 के अंदर मैंने सियाराम का शोरूम बनाया, वो भी बहुत बड़ा शोरूम था, जिसका राजस्थान में नंबर 1 पे आया था वो शोरूम। और एक बहुत अच्छे बहरोड के अंदर पहला शोरूम था सियाराम शोरूम, वो मैंने काफी लंबे समय तक चलाया। उसके बाद में मैंने दीपमाला साड़ी शोरूम चलाया, जिसकी अलग पहचान है, आसपास और दूर दराज के लोग आते हैं, हमारे यहाँ विशेष तरह का अलग तरह का आइटम मिलता है, सब ग्राहकों की संतुष्टि करते हैं, ग्राहकों का सम्मान करते हैं, और उचित रेट पर अच्छे से अच्छे क्वालिटी उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास रहता है। और ये भी सच है कि हमारा धंधा सिर्फ धन कमाना नहीं है, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है ग्राहकों की संतुष्टि करना, ग्राहकों को रोज नई नई आइटम ला कर देना और ग्राहकों को संतुष्ट करना, ये हमारा उद्देश्य रहा है। इस बार टिकट के काफी दावेदार हैं और सब अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति है ना, ये भी एक खेल का मैदान है, एक दौड़ने का ग्राउंड समझो ना, इसमें सब लोग दौड़ते हैं, अपना अपना सब जोर आजमाइश करते हैं, कंपटीशन करते हैं, सब अपना प्रयास करते हैं भागने दौड़ने का, लेकिन सब आसान्वित है अपने अपने टिकट के लिए। मैं भी आसान्वित हूं, पार्टी जिसको टिकट देगी वही लड़ेगा चुनाव। तो अब देखो, ये टिकट का काम है, ये तो प्रदेश नेतृत्व का है या राष्ट्रीय नेतृत्व का है। हमें तो मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से चुनाव जीतने की स्थिति में है, और जनता का प्यार और आशीर्वाद है मेरे साथ में, और इस बात को जनता ने साबित भी कर दिया है। मुझे 3 बार अलग अलग वार्डों से जिला परिषद का चुनाव जीता है एक सामान्य कार्यकर्ता को, तो मुझे भरोसा है कि मैंने हार का कभी मुंह देखा नहीं है, और मुझे भरोसा है कि मुझे हार का मुंह भी नहीं देखना पड़ेगा। बहरोड की जनता का दोनों हाथों से मुझ पर एक तरफा प्यार और आशीर्वाद है, और ये टिकट मांगने के लिए देखो सब प्रयास कर रहे हैं, सबको करना भी चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में कोई एक आदमी अगर प्रयास करे तो वो गलत है, सबको प्रयास करने चाहिए और अपनी ताकत दिखानी चाहिए। जिसके भाग्य में लिखा है उसको टिकट मिलेगी, और टिकट मिलेगी तो बिल्कुल ताकत के साथ में चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़ेंगे तो हमारा चुनाव का सबसे बड़ा उद्देश्य बहरोड के अंदर जिस तरह का गुंडागर्दी का माहौल है, जिस तरह भ्रष्टाचार का तांडव नृत्य हो रहा है,
उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का उद्देश्य, हमारा मूल उद्देश्य ये है। और नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए सदैव संघर्ष करेंगे और सदैव क्षेत्र के अंदर व्याप्त बुराइयों को दूर करेंगे, क्षेत्र के अंदर एक शांति का माहौल बनाएंगे और जनहित और जन सेवा लेकर इस राजनीति में आए। अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से एक उदाहरण पेश करने का प्रयास करूंगा। एक टिकट के कितने वोट होते हैं अगर बीजेपी के? देखिए, पार्टी के वोट तो होते हैं, पार्टी के वोटों की गिनती 20,000 से होती है, 20,000 से कम गिनती होती है। पार्टी का तो बहुत बड़ा वर्चस्व होता है, पार्टी के आधार पे तो देखो सब टिका हुआ है। नहीं तो फिर पार्टियों की, अगर पार्टियों का आधार नहीं हो तो फिर लोग टिकट मांगना बंद कर देंगे, फिर सब निर्दलीय लड़ेंगे। लेकिन पार्टी का बड़ा वजूद होता है। पार्टी राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का तो आज इतना जबरदस्त क्रेज है पूरे देश के अंदर मोदी जी के नाम पर कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ भाग रहे हैं। और टिकट के इतने दावेदार, कांग्रेस में 2-3 दावेदार होंगे, हमारी पार्टी में 10 दावेदार हैं। और बीजेपी का इतना क्रेज है कि सबकी इच्छा है कि मैं बीजेपी में शामिल हूं। और आज पूरे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश भाजपामयी होने जा रहा है और कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश मजबूत होगा और बहुत आगे बढ़ेगा और विश्व गुरु बनेगा, ये हमारा सपना है। कर्नाटक में हार देखी गई है। देखो, राजनीति के अंदर कहीं छोटी मोटी चूक भी होती है, कहीं का वातावरण पे भी डिपेंड करता है, कई परिस्थितियां रही हैं, लेकिन उस बात को लेकर अपन नहीं बैठेंगे। अपन तो आगे के सुधार की बात करेंगे। राजस्थान में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मोदी जी के नाम पर पूरा राजस्थान मतलब झूम रहा है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस के कुशासन से सब पीड़ित है, दुखी है, व्यथित है, नौजवान, किसान, मजदूर सब लोग व्यथित है। तो निश्चित रूप से सबके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है और निश्चित रूप से राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, मजबूत होगा और पूरे क्षेत्र के अंदर अमन चैन और शांति स्थापित होगी। ये जो जिले पास हुए हैं, अब की बार कहा जा रहा है कि 70 साल का इतिहास चेंज होगा। पहले एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी अपने राजस्थान में ये रहा है। तो अब की बार कह रहे हैं कि वापस कांग्रेस आने का। नहीं, कांग्रेस तो भूल जाए। कांग्रेस के ये चुनावी ये रेवड़ियां बांटी जा रही है, कहीं जिले की, कहीं ये, इनको मूर्त रूप नहीं दे सकते। ये आज एक जिले को मूर्त रूप देने में कम से कम 2,000 करोड़ रुपए चाहिए। 19 जिले बनाए, 38,000 करोड़ रुपए कहां से लाएगी सरकार? सरकार ने तो बजट भी घाटे का पेश किया है। सरकार पर 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, कहां से सरकार कर पाएगी? गहलोत जी की फितरत में रहा है, हर बार जब चुनाव आते जो रेवड़ियां बांटते हैं, नई नई घोषणाएं करते हैं। उनको पता है कि घोषणा कर दो, अगले आने वाली सरकार भुगतेगी इनको, इनका लेना देना क्या है? सरकार चलाने विफल। इनके तो आपस में खींचातान, कुर्सी की खींचातानी मची हुई है। इधर तो सचिन पायलट जी कुर्सी खींच रहे हैं, वो कुर्सी के चिपक रहे हैं। इस तरह का वातावरण राजस्थान में है। इनका बस का राज चलाना नहीं है और कांग्रेस का तो कहीं अब अस्तित्व खत्म होने जा रहा है राजस्थान में। इस तरह का वातावरण निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ में 170 सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है।